हेलो दोस्तों, सीवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सबका फिर से स्वागत है। कल की वीडियो में हम लोगों ने तुगलक वंश को पूरी तरह से समाप्त कर लिया। इस वीडियो में हम लोग तुगलक वंश से संबंधित पिछली विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को वन लिनियर फॉर्म में एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम तुगलक वंश से संबंधित सारे PYQs और साथ ही साथ सारे MCQs को डिटेल तरीके से विद एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये दोनों सेशन लाने का एक कारण यह भी है कि इससे हमारी प्रैक्टिस होगी तथा यदि लेक्चर के दौरान हमसे कोई फैक्चुअल क्वेश्चन छूट गया है तो उसको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान ने इब्न बतूता का उसकी विद्वता और कला के उदार संरक्षक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा के लिए दिल्ली के काजी या फिर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था। वह कौन सुल्तान था जिसने इब्न बतूता को दिल्ली की काजी के रूप में नियुक्त किया? तो हमने अपने वीडियो लेक्चर के दौरान पढ़ा था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली के काजी के रूप में नियुक्त किया। अगर इब्न बतूता की बात करें तो यह मोरक्को का एक तीर्थयात्री था। मोरक्को अफ्रीका का एक देश है। तो इब्न बतूता मोरक्को का एक तीर्थयात्री था जो 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। इब्न बतूता ने एक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था रेहला या फिर किताब उल रेहला, जिसमें कि इब्न बतूता ने सती प्रथा का भी वर्णन किया है। साथ ही साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ दिन पश्चात इब्न बतूता को चीन में अपना दूत बनाकर भी भेजा था। बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन है, भारत पर तैमूर लंग ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो भारत पर तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद के शासन में भारत पर आक्रमण किया। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा 1398 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, वह शासक जिसने भारत में तुगलक वंश की नींव डाली वह कौन था? तो तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह को युद्ध में हराकर किया। तो इसका सही आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। बढ़ते हैं आगे। हमारा चौथा क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपनाह की प्रमुख मस्जिद थी? इसका आंसर छूट गया है, तो इसका होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपनाह नगर की प्रमुख मस्जिद थी। बढ़ते हैं आगे। चौथा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता का मूल निवासी था कहाँ का? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इब्न बतूता मोरक्को का मूल निवासी था। मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। साथ ही साथ इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम किताबुल रेहला या फिर रेहला था, जिसमें उसने सती प्रथा का वर्णन भी किया है। इब्न बतूता को ही मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। साथ ही साथ अपने दूत के रूप में इब्न बतूता को उन्होंने चीन भी भेजा था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया, उसके लेखक कौन है? इस प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक का लेखक गिरीश कर्नाड है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो हमने वीडियो लेक्चर के दौरान पढ़ा था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। हालांकि इसके बाद उसने फिर से अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो दिल्ली सुल्तानों में सबसे शिक्षित, योग्य और बुद्धिमान शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। हालांकि इसने जितनी भी नवीन योजनाएं लागू की वो सभी असफल रहीं। इस वजह से इसे पागल, सनकी तथा असफलताओं का बादशाह भी कहते थे। साथ ही साथ इसको धनवानों का राजकुमार कहते थे और राजमुंदरी अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को विश्व का सुल्तान भी कहा गया है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग ध्यान देंगे। बढ़ते हैं आगे। आठवां प्रश्न है कि 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग शुरू किया? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारे नवीन प्रयोग किए थे और उन प्रयोगों में एक ये भी था कि उसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, जहाँ पे उसने तांबे और कांसे के सिक्के जारी किए जिनका मूल्य
चांदी के सिक्कों के समान था, किंतु वह इनके निर्गमन पे कंट्रोल नहीं रख पाया, जिसके कारण घर घर पे लोगों ने तांबे और कांसे के सिक्के बनाने लगे। फिर इसने अपना यह निर्णय वापस लिया और सारे तांबे और कांसे के सिक्के के बदले इसको चांदी के सिक्के देने पड़े। साथ ही साथ इसके नवीन प्रयोगों के बारे में जानते हैं। पहला नवीन प्रयोग इसका था, इसने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थापित किया था। दूसरा प्रयोग अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। तीसरा इसने काम किया कि इसने खुरासान पर आक्रमण करने के लिए 3,70,000 लोगों की सेना का निर्माण किया। इसके लिए उसने सेना को 1 साल की अग्रिम पेमेंट भी किया। साथ ही साथ चील अभियान भी किया, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इसका कारण चीन से अपने देश की सुरक्षा करना था, किंतु इसके सैनिक जंगलों में भटक गए और कहा जाता है कि 10,000 में से केवल 10 सैनिक ही वापस आए थे। इस प्रकार इसने कुछ नवीन प्रयोग किए थे। अगला क्वेश्चन है, फुतुहात-ए-फिरोजशाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है। किसके? तो फुतुहात-ए-फिरोजशाही की बात करें तो इसकी रचना फिरोज शाह तुगलक ने की थी और फुतुहात-ए-फिरोजशाही फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का यह पहला सुल्तान हुआ जिसने अपनी आत्मकथा को खुद ही लिखा था। तो फुतुहात-ए-फिरोजशाही में फिरोज शाह तुगलक की प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। वह कौन सा शासक था जिसके शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह वह शासक था जिसके शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ। तो तुगलक राजवंश ऐसा राजवंश था जिसके समय में विजारत का चरमोत्कर्ष का काल था। अगर तुगलक वंश की बात करें तो इसकी स्थापना 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। अगर विजारत की बात करें तो विजारत का मतलब होता था वजीर। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वजीर का महत्व विशेष रूप से बढ़ गया था। इस वजह से इसका आंसर होगा तुगलक वंश। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा या फिर टोकन करेंसी का प्रचलन किसने किया था? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताश या सहदास माना था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ही वह शासक था जिसने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताश या फिर सहदास माना था। बढ़ते हैं आगे। 15वां क्वेश्चन है, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? वीडियो लेक्चर के दौरान हमने पढ़ा था कि फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का वह पहला शासक था जिसने राज्य के धन पे हज करने की व्यवस्था की। अगर फिरोज शाह तुगलक की बात करें, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक हुआ जिसने अपनी आत्मकथा फतुहात-ए-फिरोजशाही की रचना की। साथ ही साथ इसने अपने समय में कुछ कल्याणकारी कार्य भी किए, जैसे दारुल सफ़ा नामक खैराती अस्पताल का निर्माण किया। साथ ही साथ पेंशन विभाग के लिए दीवान ए इस्तियाक का निर्माण किया। अपने दासों के लिए दीवान ए बंदगान का निर्माण किया। आपको बता दें कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में दासों की संख्या सर्वाधिक थी, कुल 1,80,000 दास थे। साथ ही साथ फिरोज शाह तुगलक ऐसा प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लागू किया। ये सब पॉइंट्स ध्यान देंगे। बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप लोगों को हमारा ये प्रयास और वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय तथा एक दीवान ए खैरात तथा दारुल सफ़ा की स्थापना की। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वह शासक फिरोज शाह तुगलक था। आपको बता दें कि इस सीरीज में हम जितने भी प्रश्न को सम्मिलित करते हैं वह सभी किसी न किसी परीक्षाओं में आए हुए हैं। इन सारे टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं। आप लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं, जिससे आपकी बेहतर अवधारणा विकसित होगी। 17वां क्वेश्चन है, सर्व कर लगाया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने उस समय सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया था और उस नहरों से जो व्यक्ति भी सिंचाई करता था उस पर हक-ए-सर्व नामक एक सिंचाई कर भी लगाया जाता था, जो कि कुल उपज का 1/10वां भाग होता था। तो हक-ए-सर्व नामक सिंचाई कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था और सर्व क्या था? एक सिंचाई कर था। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी जिससे दोनों संप्रदाय के लोगों में
एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके। तो यह शासक भी फिरोज शाह तुगलक था। इसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। जब इसने ज्वालामुखी मंदिर को लूटा तो उस समय 1300 ग्रंथों में कुछ प्रमुख ग्रंथों का अनुवाद भी इसने फारसी में कराया। साथ ही साथ अन्य संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी फिरोज शाह तुगलक ने किया और इन सब कार्य के लिए उसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक को एल्फिंस्टन तथा हेनरी इलियट ने सल्तनत युग का अकबर तक कहा है। साथ ही साथ फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो यह एक कल्याणकारी निरंकुश शासक था। अगला क्वेश्चन है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो बता दें कि जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने एक लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी की थी, जिसको कि इंग्लिश में PWD कहते हैं, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। इसके तहत जितने भी निर्माण कार्य होते थे वह इस विभाग के अंतर्गत ही किए जाते थे। उन सबकी देखरेख यही विभाग करता था। फिरोज शाह तुगलक ने तत्कालीन समय में 300 नए नगरों की स्थापना भी की थी, जिसमें कुछ नगरों की बात करें तो फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजाबाद आदि शहर थे। साथ ही साथ फिरोज शाह तुगलक ने 1200 नए फलों के बगीचे भी लगवाए थे, जिसमें इसने उत्तम गुणवत्ता वाले वृक्षों का रोपण कराया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला सुल्तान कौन था? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक था। अगर हम जजिया कर की बात करें तो भारत में सबसे पहले जजिया कर अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था और वह सिंध प्रांत में लगाया था। हालांकि उस समय जजिया कर से लंगड़े, लूल्हे, गरीब, विधवाएं तथा ब्राह्मण मुक्त थे, किंतु दिल्ली सल्तनत के फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी सबसे पहले जजिया कर लगाया। साथ ही साथ अगर जजिया कर की बात करें तो जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त करने की बात की जाए तो वह मुगल शासक मोहम्मद शाह ने किया था। इसको भी ध्यान देंगे, हालांकि इसको अपने मुगल वंश के वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। फिर भी यहाँ पे उल्लेख करना आवश्यक है ताकि बेहतर समझ विकसित हो सके। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, टोपरा तथा मेरठ से 2 स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ही वह शासक था जिसने टोपरा और मेरठ के 2 अशोक स्तंभों को दिल्ली में लाकर स्थापित कराया। टोपरा की बात करें तो यह अंबाला में पड़ता है। बेरोजगारों के सहायार्थ दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना किसने की थी? तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों के लिए एक रोजगार विभाग की भी स्थापना की थी, जिसको कि रोजगार दफ्तर कहा जाता था। 23वां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? अभी पढ़ा हम लोगों ने कि लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की। क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा, किसके शासनकाल में? तो हमने अभी पढ़ा था ऊपर कि नासिरुद्दीन महमूद शाह के काल में तैमूर लंग ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था और भारत से बहुत सारी संपत्ति लूट के अपने देश ले गया। साथ ही साथ यहाँ से उसने कारीगरों और मिस्त्रियों को भी ले गया और जिन्होंने उसकी राजधानी की शोभा बढ़ाई। 25वां प्रश्न है, किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? तो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करने से पहले ही हमने जाना था कि तुगलक वंश ने सबसे ज़्यादा समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया और अगर सबसे कम समय की बात करें तो वह वंश था खिलजी वंश, जिसने मात्र 30 सालों तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर क्या चलाया? तो अपनी प्रतीक मुद्रा या फिर टोकन करेंसी के प्रयोग में मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे का और कांसे का सिक्का चलाया था। अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है, तो बढ़ते हैं आगे। 27वां क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था, जो किसकी बनी थी? तो वो सस्ती धातु से बनी थी और वो सस्ती धातु कौन सी थी? तांबा और कांसा। हालांकि इन मुद्राओं का एक्चुअल मूल्य जो था वो चांदी के सिक्के के समान था। 28वां क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया कब? 1398 ईस्वी में। इसको भी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, तो यहाँ पर हम अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो ये था हमारा तुगलक वंश से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 1 लीनियर क्वेश्चन। हालांकि कहने के लिए ये सारे क्वेश्चन 1 लीनियर हैं, लेकिन हम लोग इसका डिटेल डिस्कशन भी करते हैं। अगर संख्या की बात की जाए तो भले ही ये 28 क्वेश्चन हो, लेकिन अगर देखा जाए तो हम लोगों ने लगभग 50 क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ पे किया है। तो ये सेशन किसी भी परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए CV क्लासेस। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग तुगलक वंश से संबंधित सारे MCQs डिटेल डिस्कशन के साथ सॉल्व करेंगे। थैंक यू।